जंगल में जूं जूं बारिशों का मौसम करीब आ रहा था, सब पक्षी अपने अपने घरों को ठीक कर रहे थे ताकि वो बारिशों में महफूज रह सकें। कौवा और कव्वी ने भी वक्त से पहले ही हुदहुद लकड़हारे से अपना छोटा सा घर बनवा लिया था। कालू, तुमने जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है। इस बार बारिशों से पहले ही घर बनवा लिया तुमने, वरना तो मैं पिछली बार की तरह बहुत ज्यादा भीग जाती। हाँ हाँ, मुझे पता है। मुझे बड़े पेड़ जी से पता लग गया था कि इस साल बहुत ज्यादा बारिशें होंगी, इसीलिए मैंने समय से पहले अपने दोस्त हुदहुद लकड़हारे को कुछ अनाज देकर ये घर बनवा लिया था। चिंटू तोता और मटकू कबूतर ने भी अपने घोंसले बनवा लिए थे। सबको पता था कि इस बार बारिशें बहुत ही सख्त होने वाली हैं। सारे पक्षी ऐसे ही बारिशों का इंतजार कर रहे थे कि वहाँ एक दिन साथ वाले जंगल से एक जालिम उल्लू आ जाता है। वो बहुत ही कामचोर था। जैसे ही उसे बारिशों का पता चला, उसने सोचा कि अब वो जंगल में जाकर किसी मासूम पक्षी को डराकर उसके घर पे कब्जा कर लेगा। वो बबली लोगों के जंगल में आ गया था। वो सारे ही पक्षियों को देख लेता है और उसे चिंटू तोता ही सबसे ज्यादा कमजोर और भोला पक्षी लगता है। मैं इसी तोते को डराता हूँ। मुझे लगता है ये मुझे अपना घर दे देगा। तोते तो वैसे भी मासूम पक्षी होते हैं। कौवों से तो बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना है। वो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। वो फौरन से उड़कर चिंटू तोते के घर के पास पहुंच जाता है। छोटे तोते, अपना घर जल्दी से मेरे लिए खाली कर दो, वरना मैं तुम्हारे बच्चों को अपने पंजों से दबोच कर ही मार दूंगा। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि अपना घर मेरे हवाले कर दो। अरे जाओ जाओ, कहाँ से आ गए? अपना मुंह उठा के अपना घर खुद बनाओ भाई। मैं तो बहुत समय से लकड़ियाँ जमा करके ये घर बनाया था, अब मुफ्त में तुम्हें क्यों दूं भाई? लगता है तुम पागल हो गए हो, जो मुझे यानी उल्लू से ऐसे बात कर रहे हो। लगता है तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें उल्लुओं के बारे में कुछ नहीं बताया है कि उल्लू कितने शातिर और मक्कार और जालिम होते हैं, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे चल रही है। मुझे सब पता है तुम्हारा, लेकिन शायद तुमने अभी हम पक्षियों की एकता नहीं देखी है। मुझे अकेला मत समझना। मैं अभी आवाज दूंगा और सारे पक्षी इकट्ठे हो जाएंगे। उल्लू को लगता है कि तोता उसे डराने के लिए ये सब कह रहा है और वो उसे डराने का ही सोचता है। अच्छा जी, बुलवाओ ना अपने दोस्तों को, मैं भी देखता हूँ कि कौन मेरे सामने टिकता है। तोता ऊंची आवाज में कालू, मटकू और बबली को बुला लेता है। सब जल्दी जल्दी घर पहुँच जाते हैं और उल्लू को वहाँ देखकर सारा मसला समझ जाते हैं कि चिंटू ने उनको क्यों बुलाया था। बस ये हैं तुम्हारे दोस्त। तुम सब तो बस मेरी एक एक चोंच और पंजे की मार हो। कोई और है तो उसे भी बुला लो। चलो भाइयों, अब हम इसे अपनी एकता दिखाते हैं। बड़ा आया मेरे घर पे कब्जा करने वाला। और फिर सारे पक्षी मिलकर उल्लू की खूब धुलाई करते हैं। उल्लू था तो शक्तिशाली, लेकिन वो अकेला था और बाकी पक्षी बहुत ज्यादा थे, इसीलिए उल्लू को बहुत ज्यादा मार पड़ी। उल्लू जैसे तैसे करके वहाँ से जान बचाकर भाग तो गया, लेकिन वो ये बेइज्जती भूला नहीं था। लो तोते, उल्लू को तो हमने भगा दिया, लेकिन वो दोबारा जरूर आएगा, क्योंकि उल्लू ने हमेशा पक्षियों पर जुल्म ही किया है। वो ये बेइज्जती नहीं भूलेगा, इसीलिए सावधान रहना। और जब भी उल्लू आए तो हमें जरूर बता देना। हाँ हाँ कालू भाई, मुझे भी यही लग रहा है कि वो शातिर उल्लू मुझसे बदला लेने जरूर आएगा। उस दिन के बाद से तो उल्लू को चैन ही नहीं आ रहा था। उसे ये बात बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही थी कि उसे छोटे छोटे पक्षियों ने मारा था। कुछ तो करना ही होगा मुझे, वरना बाकी सब उल्लू मुझे बहुत बातें सुनाएंगे कि मैं छोटे छोटे पक्षियों से मार खा के आ गया। ये बात मुझे मंजूर नहीं है। और फिर उल्लू सब पक्षियों से बदला लेने का सोचने लगता है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा बदला तोते से ही लेना था। फिर उसकी शैतान बुद्धि में एक योजना आती है। अब मजा आएगा। उस घर की वजह से निकाला था ना उन्होंने मुझे, अब मैं उसी घर को आग लगा दूंगा, फिर ही मेरे मन को शांति मिलेगी। ये कहकर
उल्लू साथ वाले इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है और वहाँ से आग लेकर चिंटू तोते के घर की तरफ उड़ना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद चिंटू के घर के पास पहुँच जाता है। अब मजा आएगा जब इसका घर ही नहीं रहेगा। इसके बाद कालू को भी नहीं छोड़ूंगा। उस दिन उसने भी मुझे बहुत चोंचे मारी थी। आज मैं सबसे हिसाब बराबर करके जाऊंगा। उल्लू जैसे ही तोते के घर को आग लगाने लगता है, उसको आग लगाते लगाते उसको खुद ही आग लग जाती है। उल्लू को तो बहुत ज्यादा आग लग गई थी, इसीलिए वो चीखने लगता है, बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ, देखो मुझे कितनी आग लगी हुई है। पक्षी तो पहले से ही सावधान थे, इसीलिए वो उल्लू का इतना ज्यादा शोर सुनकर जमा हो जाते हैं। वो सब देखते हैं कि उल्लू को तो बहुत ज्यादा आग लगी हुई है। वो सारे जल्दी जल्दी से आग बुझाना शुरू कर देते हैं। तो तुम चिंटू के घर को जलाने के लिए आए थे और खुद को ही आग लगा बैठे। इसीलिए मैंने तोते को कहा था कि सावधान रहे, क्योंकि मुझे पता था तुम जरूर आओगे। हाँ ना, इसको आग ना लगती तो इसने तो मेरा पूरा घर ही जला देना था, या फिर हम सब पक्षियों को घर को जला देता। मैं बदले की आग में अंधा हो गया था। आप सब प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, फिर भी आपने मेरी जान बचाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देख लो उल्लू, फिर यही सब ना करना। अभी तो माफी मांग रहे हो, पता चले हम छोड़ दें तो दोबारा आकर हमारे घर ही जला दो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। आप सब तो बहुत ही अच्छे हैं। आप सबने मेरी जान बचाई है। वो तो बस मेरा घर नहीं था ना, तो इसलिए मैं चिंटू का घर छीनना चाह रहा था। अरे कोई बात नहीं उल्लू भाई, अगर आपको और घर चाहिए था तो आप हमें कह देते। घर चाहिए ना आपको, वो मैं आपको दे दूंगी। आप हमारे साथ ही रहिए, ठीक है? अरे शुक्रिया बबली दीदी, मैं ये आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा, पक्का। और फिर उल्लू भी बाकी सब पक्षियों के साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लग जाता है। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी से बदला नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई बदला लेने की नीयत रखता भी हो तब भी हमें उसके साथ अच्छाई करनी चाहिए। कालू का बेटा पप्पू और बंटी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा साथ ही खेलते और बहुत एंजॉय करते थे। लेकिन एक दिन उनकी दोस्ती तकरीबन खत्म हो गई जब नीलो और बबली की लड़ाई हो गई। एक दिन नीलो भोजन ढूंढने जा रही थी तो उसे बबली के घोंसले में एक भुट्टा पड़ा हुआ नजर आया। वो उसे चुराने के लिए वहीं उड़ गई। पता नहीं ये बबली इतने मजे मजे के भुट्टे कहाँ से लाती है, मुझे तो कभी नहीं मिले। खैर मैं इसी को उठाकर ले जाती हूँ। ढूंढती फिरेगी बबली। नीलो भुट्टे को उठाकर जाने ही वाली थी कि वहाँ ऊपर से बबली भी आ जाती है, जो कि नीलो को भोजन चुराते हुए देख लेती है। नीलो ने भी जब बबली को देखा तो वहाँ से वापस आकर भुट्टे को चिड़िया के घोंसले में रख दिया। कुछ तो शर्म करो नीलो, दिन दिहाड़े चोरियां करती फिर रही हो। तुम और कालू ने तो कसम खाई हुई है कि मेहनत तो करनी ही नहीं है, बस चोरी चकारी के काम चलाने हैं। अरे बस बस, ज्यादा बातें ना सुनाओ। वो तो मेरे पप्पू को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी तो मैं गई, वरना तो मैं देखूं भी ना कभी तुम्हारे भोजन की तरफ। पप्पू और बंटी भी वहाँ खड़े पास ही खेल रहे थे। चलो पप्पू मेरे साथ चलो, आइंदा मैं कभी तुम्हें इस बबली के बच्चे के साथ खेलता ना देखूं। इसने एक भुट्टे की वजह से मेरी इतनी इंसल्ट की है। और यूं नीलो अपनी गलती होने के बावजूद वहाँ से गुस्से में चली जाती है। बेटा आप इस नीलो के ना बच्चे के साथ ना खेला करो, ये आपको भी खराब कर देगा और गंदी गंदी आदतें डाल देगा आपको। आप बुलबुल आंटी के बच्चे के साथ खेला करो, वो बहुत ही अच्छा बच्चा है। लेकिन मामा पप्पू तो बहुत ही अच्छा है, उसमें तो नीलो आंटी जैसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। बंटी बेटा जिद नहीं करते होते, आपको जैसा बोला है आप वैसा ही करेंगे। नीलो भी पप्पू को लेकर घर पहुंच चुकी थी।
कालू, आज उस बबली की बच्ची ने ना ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैं उससे बदला जरूर लूंगी। आई बड़ी मुझे नसीहतें करने वाली। हुआ क्या है नीलो, आज इतनी गुस्से में क्यों हो? क्या कह दिया है बबली बेचारी ने तुम्हें? अरे बेचारी किधर से है वो? मैंने आज उसका एक भुट्टा उठा लिया और उस भुट्टे पर उसने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं कि क्या बताऊं। मैंने तो पप्पू को भी कह दिया है कि आज के बाद उसके बच्चे के साथ खेलता नजर ना आए मुझे। अरे पागल, भला इसमें बच्चों का क्या कसूर है? उनको क्यों खेलने और मिलने से मना कर रही हो? ये तो दिल के साफ होते हैं, इन्हें क्या पता कि लड़ाई क्या चीज होती है। बस बस कालू, सुन न लेना तुम भी मुझसे कुछ। और यूं बंटी और पप्पू अपने मामा बाबा की वजह से मिल नहीं सकते थे। वो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा मिस करते थे और फिर दोनों ने एक दिन सबसे छुपकर मिलने का प्लान बनाया। वो दोनों अपने घरों से कुछ दूर एक जगह पर मिले। अब तो उनकी लड़ाई की वजह से हमारी दोस्ती भी जा रही है। भला हमारा क्या कसूर है? हम तो बच्चे हैं, हमें इसका कुछ उपाय निकालना होगा। हाँ, सही कह रहे हो बंटी दोस्त, लड़ाई इनकी है और मिलने और खेलने से हमें रोका हुआ है। मेरे माइंड में एक योजना आई है, उससे इनकी लड़ाई खत्म हो सकती है। अरे वो क्या है, जल्दी से बताओ मुझे भी। यहाँ से कुछ दूर एक जगह पर एक कछुआ जी रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हैं। उनके पास सारे पक्षी और जीव अपनी समस्या लेकर जाते हैं और वो उनको सुलझा देते हैं। अगर हम भी उनके पास जाएं तो हमारी वो जरूर सहायता करेंगे। चलो भी अभी चलते हैं उस बुद्धिमान कछुए के पास, हमें देर नहीं करनी चाहिए। वो दोनों वहाँ से कछुए को ढूंढने चले जाते हैं। कुछ देर उड़ने के बाद उन्हें एक जगह कछुआ नजर आ जाता है जो कोई तपस्या में व्यस्त था। वो दोनों जल्दी से उनके पास उड़कर जाते हैं। नमस्ते कछुआ जी, हम साथ वाले जंगल से अपनी एक समस्या लेकर आए हैं, आप कृपया करके हमारी सहायता कर दें। हाँ भाई बच्चों, बताओ क्या समस्या है, मैं अभी उसका कुछ करता हूँ। पप्पू सारी बात कछुए को बता देता है कि कैसे उनके पेरेंट्स लड़ पड़े हैं और वो अब उनको भी मिलने नहीं देते हैं। बस इतनी सी बात थी। देखो, बबली और नीलो के बीच में नफरत आ गई है। इसको खत्म करने के लिए हमें उनके दरमियान में मोहब्बत डलवानी होगी। उससे ये नफरत दूर हो जाएगी और वो फिर से दोस्त बन जाएंगे। तो बताए ना कुछ कछुआ अंकल, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। बताता हूँ, धीरज रखो छोटे पक्षियों। कछुआ उनको सारी योजना बता देता है और साथ में उनको 2 भुट्टे भी दे देता है। वो दोनों वहाँ से बहुत खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। अगले दिन वो कछुए को बताए हुए प्लान के मुताबिक काम शुरू कर देते हैं। चलो पप्पू, अपने प्लान पर काम शुरू करते हैं। तुम ये भुट्टा लेकर मेरी मम्मा के पास जाओगे और मैं ये भुट्टा लेकर नीलो आंटी के पास जाता हूँ। बंटी एक भुट्टा लेकर नीलो की तरफ चला जाता है और पप्पू एक भुट्टा लेकर बबली की तरफ चला जाता है। कैसी हैं आप नीलो आंटी? मुझे मम्मा ने भेजा है और ये भुट्टा भी उन्होंने दिया है। वो कह रही थी कि वो उस दिन के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। उन्हें आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। चलो अच्छा है, बबली को एहसास तो हुआ कि तो मैंने भी गलती थी। वैसे तुम अपनी मामा को कहना कि नीलो आंटी बहुत शर्मिंदा है। ठीक है आंटी, मैं बता दूंगा उन्हें। लेकिन मामा कह रही थी कल आप हमारे घर आ जाना, वो आपके लिए अमरूद लाएंगी। ओके बंटी बच्चे, मैं जरूर आऊंगी और खुद भी माफी मांगूंगी तुम्हारी मम्मा से। और उधर पप्पू एक भुट्टा लेकर बबली के पास जाता है। बबली आंटी, मम्मा ने ये भुट्टा आपके लिए गिफ्ट दिया है। वो कह रही थी कि वो उस दिन के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और माफी भी मांग रही हैं। और वो कह रही थी अगर कल आप उनके घर आ जाएं तो आपको कोई समस्या तो नहीं होगी ना। अपनी मम्मा को बोलो कि कोई बात नहीं, मैंने उन्हें उसी दिन ही माफ कर दिया था बेटा, और वो जब भी आना चाहे आ जाए, ये उनका अपना ही घर है।
मैं उन्हें अमरूद भी खिलाऊंगी। और फिर अगले दिन नीलो बबली दोनों अपना अपना गुस्सा खत्म करके बबली के घर में इकट्ठी हो जाती हैं। नीलो और बबली एक दूसरे से माफी मांगती हैं और फिर से बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। और यूं बंटी और पप्पू कछुए के प्लान की सहायता से दोबारा दोस्त बन जाते हैं। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि हमें अपनी लड़ाइयों की वजह से अपने बच्चों को दोस्ती या मिलने मिलाने से नहीं रोकना चाहिए। बच्चे तो बहुत ही मासूम होते हैं और ऐसी बातों की वजह से उन पर गलत असर पड़ सकता है। इसीलिए अपने मामलात में से अपने बच्चों को हमेशा दूर रखना चाहिए। जंगल में मुर्गा और मुर्गी अपने बाकी दोस्तों के साथ रह रहे थे। वो रोजाना खूब खाते पीते और एंजॉय करते। एक दिन मुर्गी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और वो चिल्लाने लगी, आज तो मेरे पेट में बहुत सख्त दर्द है, प्लीज कुछ करो मुर्गे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। मुर्गा पास खड़ा सब सुन रहा था, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। बोलने वाला दरख्त और डोडो भी पास ही थे। मैं तो कहता हूँ कि मुर्गी को डॉक्टर तोताराम के पास क्लिनिक पे ले चलते हैं। वो बहुत समझदार डॉक्टर है, पूरे जंगल के जीव उसी से अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन एक समस्या है, वो यहाँ से बहुत दूर है। मुर्गी को वहां तक कैसे लेकर जाएंगे? डोडो, तुम तो बहुत चालाक बनते हो ना, तुम ही कुछ सोचो कि मुर्गी को किस तरह डॉक्टर तोताराम के पास क्लिनिक पे लेके जाया जाए, ताकि हम इसका इलाज करवाएं, क्योंकि अगर ये यहीं पड़ी रही तो वो वैसे ही मर जाएगी। यहाँ तो कोई पास में डॉक्टर भी नहीं है कि जिससे मुर्गी का इलाज करवाया जा सके। मैं सोच रहा हूँ कि मुर्गी को वहाँ तक कैसे लेकर जाएं, लेकिन यार मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा इस वक्त। उठा तो सकते नहीं है और खुद ये वहां तक चल कर जा नहीं सकती। तो सारे ये सोच ही रहे थे कि मुर्गी को वहां तक कैसे लेके जाएं कि इसी दौरान वहां पे एक डंकी आ गया। डंकी ने कहा, हेलो गाइस, कैसे हो तुम? डंकी राजा इज हियर। अबे क्या हुआ बे, सारे चुप क्यों हो गए हो? कोई मसला है क्या? तुम मुझे बताओ, सॉल्व कर दूंगा। अपन के होते परेशान नहीं होना। अरे अभी सारे मसले सॉल्व करता हुआ आ रहा हूँ। नहीं यार, तुम रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। हम पहले ही बहुत परेशान हैं। मुर्गी बहुत बीमार है और जो इसको डॉक्टर तोता के पास लेके जाना चाहते हैं, मगर उसका क्लिनिक तो जंगल के दूसरे कोने पर है और ये खुद भी वहाँ नहीं जा सकती और हम भी इसको नहीं लेके जा सकते। लो, भला इसमें चिंता की क्या बात है? अब तुम लोगों का दोस्त आ गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है जिससे हम मुर्गी को डॉक्टर तोताराम के पास लेके जा सकते हैं। फिक्र ना करो, ऐसा आइडिया है। ऐसा करो, मुर्गा और मुर्गी को मेरे ऊपर बिठा दो, मैं मिनटों में इसे वहां लेके जाऊंगा। डॉक्टर तोताराम, प्लीज मेरी बीवी को कुछ हो गया है, प्लीज उसे बचा लें। उसने सुबह से कुछ खा लिया है और अब उसका दर्द कम नहीं हो रहा है, प्लीज उसे बचा लें। आई एम डॉक्टर तोताराम। कोई बात नहीं, परेशान ना हो। अब आप मेरे पास आ गए हैं तो कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। आजकल वैसे भी जंगल के सारे जीव बीमार हो रहे हैं,
मुझे तो लगता है कि कोई बीमारी फैली हुई है जिसकी वजह से हर कोई बीमार हुआ जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से मुर्गी तभी ठीक हो सकती है जब इसको एक बूटी खिलाई जाए। लेकिन वो जड़ी बूटी यहाँ तो नहीं मिलती, वो थोड़ा पास ही है। अगर कोई वहाँ से लेकर आ सके तो मैं इसको खिला दूंगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आखिर डोडो किस दिन काम आएगा? मैं हूं ना, मुझे बताएं कहाँ से मिलेगी, मैं वहाँ भाग कर जाऊंगा और ले आऊंगा। ये लो दोस्तों, ये रही वो बूटी। अब मुर्गी को खिला दो और ये ठीक हो जाएगी। सब मिलकर डोंकी का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसकी वजह से मुर्गी की जान बच गई। अगर वो टाइम पर इतना अच्छा आइडिया ना देता तो मुर्गी मर सकती थी। सब कहते हैं कि डोंकी तुम तो वाकई ही राजा हो। अरे कोई मसला नहीं यार, अच्छा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में काम आए, वरना दोस्ती कहाँ की। और हाँ, हमेशा ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो मुश्किल वक्त में काम आए। और कोई चिंता नहीं, मेरा तो ये फर्ज था। अब बैठो सारे मेरे ऊपर ताकि मैं तुम लोगों को वापस घर छोड़ आऊं। फिर घर चलते हैं, चलो दोस्तों। इस तरह मुर्गा और मुर्गी डोंकी राजा के ऊपर बैठते हैं और अपने घर वापस चले।